कहानी की शुरुआत में एक वीरान टापू पर बनी जेल को दिखाया जाता है। आज इस जेल में कुछ नए कैदी लाए जा रहे होते हैं, जिनमें से एक होता है एडमंड। जब एडमंड वार्डन से मिलता है तो उससे कहता है, सर मेरी मदद कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे झूठे इल्जाम में यहाँ भेजा गया है। वार्डन ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे पता है, क्योंकि अगर तुमने कुछ किया होता तो तुम्हें देश के भीतर वाली जेल में भेजा जाता। यहाँ तो सिर्फ उन्हीं लोगों को लाया जाता है जिनके खिलाफ कोई साजिश रची गई हो। यह सुनने के बाद वार्डन उसकी बेरहमी से पिटाई करता है और फिर उसे एक तंग कोठरी में बंद कर दिया जाता है। कोठरी का दरवाजा लकड़ी का था और उसमें बस एक छोटी सी खिड़की थी। यह दरवाजा साल में सिर्फ एक बार खुलता था, जब वार्डन बिना वजह कैदियों को पीटने आता था। वक्त बीतता गया और एडमंड अकेलेपन में पागल होने लगा। उसने दीवार पर लिखा, हे भगवान मुझे इंसाफ दिलाओ। लेकिन धीरे धीरे जब उसे एहसास हुआ कि उसके बस में कुछ नहीं है तो वह अंदर से टूटने लगा। 12 साल गुजर गए और उसने खुद पर से, यहाँ तक कि भगवान पर से भी विश्वास खो दिया। उसे लगने लगा कि वह जिंदगी भर यहीं पड़ा सड़ता रहेगा। लेकिन एक दिन अचानक उसकी कोठरी की जमीन हिलने लगी। ये अजीब सी घटना देखकर एडमंड डर जाता है। उसे लगता जैसे कोई भूत सामने आ गया हो। लेकिन कुछ देर बाद वो देखता है कि जमीन के नीचे से एक आदमी बाहर निकल रहा है। वो आदमी था अब्बे फारिया, नीचे वाली सेल का कैदी। वो पिछले 5 सालों से सुरंग खोद रहा था, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वो सुरंग एडमंड की कोठरी में खुल गई, जैसे खुद भगवान ने उसे भेजा हो। अब्बे के आने से एडमंड को पहली बार किसी से बात करने का मौका मिला, वरना वो अकेलेपन से पागल होने लगा था। अब्बे ने उत्साहित होकर एडमंड को अपने सेल में बुलाया। एडमंड खुश था कि अब उसे वक्त बिताने के लिए दीवार पर पत्थर से निशान नहीं बनाने पड़ेंगे। जब एडमंड अब्बे के कमरे में गया तो देखकर हैरान रह गया। वो कमरा बाकी कैदियों की तरह नहीं था, बल्कि किसी छोटे होटल के कमरे जैसा दिख रहा था। वहाँ आराम के लिए कुर्सियां थीं और दीवारों पर ढेरों किताबें रखी थीं। अब्बे ने एडमंड से वादा किया कि अगर वो उसे सुरंग खोदने में मदद करेगा तो वो उसे बहुत सारी नई चीजें सिखाएगा। एडमंड के पास खोने को कुछ नहीं था, इसलिए वह तुरंत हामी भर देता है। जैसे ही वो दोनों खुदाई शुरू करने वाले होते हैं, तभी उन्हें अचानक पहरेदार के कदमों की आहट सुनाई देती है। डर के मारे एडमंड तुरंत अपने सेल की तरफ भागता है और कूड़े की टोकरी तैयार करने लगता है, क्योंकि पहरेदार उसी मंजिल पर आने वाला था। इस जेल में कोठरी का दरवाजा दिन में सिर्फ 2 बार खुलता था, एक बार कूड़ा उठाने के लिए और दूसरी बार खाना देने के लिए। बाकी समय पूरे दिन दरवाजा बंद ही रहता था, जिससे उन्हें सुरंग खोदने के लिए काफी वक्त मिल जाता था। इसके बाद अब्बे ने अपने बालों का एक छोटा सा गुच्छा काटा। उसने पत्थर आपस में रगड़कर चिंगारी निकाली, बालों को जलाया और फिर उससे मोमबत्ती जला ली। किसी तरह दोनों सुरंग में घुसे और खुदाई आगे बढ़ाने लगे। नीचे की जगह बहुत कम थी, इसलिए खुदाई आसान नहीं थी। अब्बे ने अनुमान लगाया कि अगर वे इसी रफ्तार से काम करते रहे तो बाहरी दुनिया तक पहुंचने में कम से कम 3 साल और लगेंगे। एक दिन आराम करते हुए एडमंड ने अब्बे की किताबों में से जाना कि अब्बे कभी एक बहुत ही कुशल तलवारबाज था। ये सुनकर एडमंड जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि अगर अब्बे उसे तलवारबाजी नहीं सिखाएगा तो वो खुदाई बंद कर देगा। अब एडमंड का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था, अपने दुश्मनों से बदला लेना। उसकी बात सुनकर अब्बे मुस्कुराता है और उसे सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। अब्बे कहता है कि एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत उसकी गति होती है। उसने कमरे में टपकते पानी की बूंदों का सहारा लेते हुए उसे सबक सिखाने की सोची। वो पानी की धार के पास गया और इतनी तेजी से अपना हाथ उसके बीच से गुजारा कि उसका हाथ भीगा तक नहीं। उसने कहा, जिस दिन तुम्हारे हाथ इतनी तेजी से चलेंगे उस दिन तुम एक सच्चे योद्धा बन जाओगे। इसके बाद अब्बे फिर सुरंग की तरफ लौट गया और एडमंड अभ्यास करने लगा। कुछ दिनों बाद अब्बे ने दरवाजे की लकड़ी की पट्टियां तोड़कर एक नकली तलवार बनाई और फिर एडमंड को असली तरीके से तलवारबाजी सिखाने लगा। जब तलवार की ट्रेनिंग खत्म होती तो एडमंड पढ़ाई में लग जाता। अब उसका पूरा दिन पढ़ने, खुदाई करने और तलवारबाजी का अभ्यास करने में बीतने लगा। कुछ महीनों में एडमंड की तलवारबाजी में जबरदस्त सुधार आ गया। अब्बे ने गौर किया कि एडमंड अब उससे भी बेहतर योद्धा बन चुका था। एक शाम बातचीत के दौरान एडमंड को पता चला कि अब्बे कभी स्टाडिया नाम के एक बेहद धनी परिवार के लिए काम करता था। उसका मालिक बहुत बड़ा दौलत वाला आदमी था और अब नेपोलियन ने अब्बे को कैद कर दिया था ताकि पता लगाया जा सके कि खजाना कहाँ छुपा हुआ है। ये सुनकर एडमंड बहुत गुस्से में आ गया, क्योंकि उसने भी एक समय नेपोलियन का समर्थन किया था और अब दोनों को धोखे के कारण जेल में बंद किया गया था।
दिन भी दिन उनकी सुरंग खोदने की मेहनत उन्हें आज़ादी के और करीब ले जा रही थी। एक दिन उन्होंने सुरंग में पौधों की जड़ें देखीं, जिससे अब्बे को एहसास हुआ कि वे सतह के बहुत करीब हैं। ये जानकर दोनों बेहद खुश हुए, लेकिन जल्दी ही कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी खुशी को गम में बदल दिया। सुरंग अचानक हिलने लगी और जोरदार आवाज के साथ कई पत्थर और मिट्टी उन पर गिरने लगे। अब्बे उन पत्थरों के नीचे दब गया। एडमंड जल्दी से पत्थर हटाकर अब्बे को बाहर खींचता है और उसे वापस कोठरी में ले जाता है। असल में वे गलत दिशा में खुदाई कर रहे थे। सुरंग खोदते समय शायद उन्होंने कोई गलती की थी, क्योंकि ऊपर से एक खाने का डब्बा भी गिरा था। अब्बे गंभीर रूप से घायल हो गया था। एक भारी पत्थर उसके सीने पर गिरने से उसके फेफड़ों को चोट लगी थी, इसलिए वह किसी भी समय मर सकता था। अंतिम पलों में अब्बे ने धीरे धीरे एडमंड से कहा कि उसके कमरे में एक पत्थर के नीचे एक किताब है और उस किताब के नीचे भी कुछ छिपा हुआ है। एडमंड को वहां उसी खजाने का नक्शा मिलता है जिसके कारण अब्बे को कैद किया गया था। यह देखकर वह चौंक जाता है। अब्बे उससे वादा लेता है कि वह इस खजाने का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करेगा और बुरे कामों से जितना हो सके दूर रहेगा। एडमंड ने वादा किया और कुछ ही देर बाद अब्बे का निधन हो गया। एडमंड की आंखों में आंसू थे और उसे फिर से अकेलापन महसूस होने लगता है। उसी वक्त पहरेदार खाना देने आ जाता है। एडमंड जल्दी से दीवार के पीछे छिप जाता है। पहरेदार बाहर से आवाज लगाता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता। जब वह अंदर आता है तो वहां उसे अब्बे की मृतदेह दिखती है। वह जल्दी से भागकर अपने सीनियर्स को इस बारे में रिपोर्ट करने चला जाता है। इसी बीच एडमंड जल्दी से सुरंग का प्रवेश द्वार सील कर अपने सेल में लौट जाता है। कुछ समय बाद वही पहरेदार कुछ साथियों के साथ लौटता है और वे अब्बे की देह को बॉडी बैग में रख देते हैं। एडमंड सुरंग में छिपा हुआ था और बस उनका निकलने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही पहरेदार चले गए, एडमंड चुपचाप कमरे में घुसता है। वह अब्बे की मृतदेह को देखता है और देखते देखते उसके दिमाग में एक विचार आता है। वह तुरंत अब्बे की देह को खुद के साथ बदल देता है। कुछ समय बाद वार्डन अपने लोगों के साथ शव लेने के लिए आता है। चूंकि जेल एक वीरान टापू पर थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि शव को समुद्र में फेंक देना सबसे ठीक होगा। इसी बीच एक पहरेदार खाना लेकर एडमंड के सेल में जाता है, लेकिन बार बार खटखटाने के बाद भी कोई जवाब न मिलने पर उसे शक हो जाता है। वह दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो वह एडमंड की जगह अब्बे का शव पड़ा होता है। पहरेदार चिल्लाता हुआ वार्डन को बुलाने लगता है। वार्डन जल्दी से काम खत्म करना चाहता था और उस दिन तेज हवाएं चल रही थीं। समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं, जिससे कुछ भी सुनना मुश्किल हो रहा था। वार्डन पहरेदारों की बात सुनने की कोशिश कर रहा था कि तभी एडमंड अचानक से वार्डन की चाबियां खींच लेता है और इस झटके से वार्डन और एडमंड दोनों समुद्र में गिर जाते हैं। जैसे ही एडमंड पानी में गिरता है, वह जल्दी से चाबियों का इस्तेमाल करके खुद को मुक्त कर लेता है। जब वह सतह तक तैर कर आता है तो उसके पीछे वार्डन होता है, जिसे देखकर उसका वर्षों का गुस्सा उमड़ पड़ता है और वह बेरहमी से वार्डन को समुद्र में डुबोकर मार डालता है। इसके बाद वह बिना पीछे देखे समुद्र में दूर तक तैरता रहता है। अगली सुबह जब एडमंड उठता है तो वह एक टापू पर होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे बचा या वहां कैसे पहुंचा। वह खुद भी यह नहीं समझ पा रहा था कि वह अभी भी जीवित कैसे है। वहां किनारे पर पास ही कुछ समुद्री डाकू बैठे होते हैं और शांतिपूर्वक उसे देख रहे होते हैं। जब एडमंड उन्हें देखता है तो उसे लगता है कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन समुद्री डाकुओं का नेता लुइगी उसे एक मौका देता है। वह कहता है कि एडमंड के लिए जीवित रहने की एक ही शर्त है, उसे उसके धोखेबाज दोस्त जैकब से लड़ना होगा, जिसे वैसे भी जिंदा दफनाया जाना था। अगर जैकब जीतता है तो वह समुद्री डाकू दल में फिर शामिल कर लिया जाएगा और एडमंड की हत्या कर दी जाएगी, लेकिन अगर एडमंड जीतता है तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा। जल्दी ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। जैकब तलवारबाजी में बहुत कुशल होता है, लेकिन अब्बे से सीखी एडमंड की तकनीक बेहद शक्तिशाली होती है। कई हमलों के बावजूद जैकब एडमंड को छू भी नहीं पाता। जैसे ही एडमंड को मौका मिलता है, वह तेजी से हमला करता है और जैकब को गिरा देता है, लेकिन एडमंड जैकब को मारने की बजाय लुइगी की तरफ मुड़ता है और कहता है
है, देखो हम दोनों आपके लिए काम कर सकते हैं, हम उपयोगी लोग हैं, हमें बेवजह क्यों मारना। और अच्छे समुद्री डाकू ढूंढना आसान नहीं होता है। एडमंड की क्षमता और अच्छाई देखकर लुइगी खुश होता है और वह दोनों की जान बख्श देता है। जहाज पर बातचीत के दौरान एडमंड कप्तान को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। कहानी सुनकर कप्तान एडमंड को आजाद कर देता है ताकि वह अपने बदले की यात्रा को पूरा कर सके। जैकब भी एडमंड के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि एडमंड ने उसकी जान बचाई थी और जैकब वादा करता है कि वह हमेशा उसके प्रति वफादार रहेगा। एडमंड जैकब से कहता है कि वह उसके लिए एक नाव का इंतजाम करे। फिर एडमंड चुपके से रात में अपने पुराने मालिक के घर जाता है, लेकिन सब कुछ बदल चुका होता है। पुराना मालिक उसे पहचान तक नहीं पाता। उसे पता चलता है कि उसके जेल जाने के बाद उसका पिता दुख से मर गया। यह खबर सुनकर एडमंड को गहरी चोट लगती है, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब आता है जब उसे पता चलता है कि उसके पुराने दोस्त मोंटेग ने उसे फंसाया था और बाद में उसकी मंगेतर मर्सिडीज से उसने शादी भी कर ली है। अगले दिन एडमंड और जैकब उस टापू की ओर रवाना होते हैं जहां नक्शे पर खजाने का निशान होता है। वे पूरे टापू को खंगालते हैं, लेकिन खजाना नहीं मिलता। फिर एडमंड सोचता है कि शायद पानी के नीचे कुछ छिपा हो। वह नक्शे में दिखाए गए स्थान के पास एक भूमिगत तालाब में कूदता है। वहां उसे कई पुराने संदूक मिलते हैं। जैसे ही वह एक खोलता है, उसमें चमकता हुआ सोना होता है। जैकब खुशी से कूद पड़ता है और नाव में जितना सोना भरा जा सकता था भर देता है, लेकिन पूरा खजाना लेने के लिए उन्हें एक बड़े जहाज की जरूरत थी और एडमंड को इसका कोई तरीका नहीं सूझता। खुशी से अधिक अब उसके दिल में बदले की आग जल रही होती है। शुरुआत करने के लिए एडमंड एक बड़ी और आलीशान हवेली खरीदता है और खुद को फ्रांस का नया कुलीन व्यक्ति प्रस्तुत करता है। वह आसपास के सभी कुलीनों को अपनी भव्य हवेली में एक शानदार पार्टी के लिए बुलाता है। जल्दी ही उसकी शाही शैली और विलासिता उसे प्रसिद्ध कर देती है। हर कोई उसके बारे में बात करता है, लेकिन असल में एडमंड यह सब अपने धोखेबाज दोस्त मोंटेग का ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहा होता है। मोंटेग पार्टी में आता है, लेकिन एडमंड से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। इसी बीच जैकब एडमंड को बताता है कि मोंटेग का एक बेटा है जिसका नाम अल्बर्ट है। यह जानने के बाद एडमंड एक खूबसूरत महिला और अपने कुछ डाकू दोस्तों के साथ मिलकर अल्बर्ट का नकली अपहरण करता है ताकि वह खुद को उसका उद्धारकर्ता दिखा सके। यह योजना काम कर जाती है और अल्बर्ट सोचता है कि इस कुलीन व्यक्ति ने उसकी जान बचाई है। आभारी होकर अल्बर्ट एडमंड को अपने आने वाले जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करता है और उससे आने का अनुरोध करता है। एडमंड नाटक करते हुए थोड़ी देर हिचकिचाता है, लेकिन आखिर में सहमत हो जाता है। पार्टी में अल्बर्ट अपने पिता मोंटेग को एडमंड से मिलवाता है। 13 सालों बाद वे आमने सामने खड़े होते हैं, लेकिन मोंटेग उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि एडमंड का रूप पूरी तरह बदल चुका होता है। हालांकि जब मर्सिडीज उसे देखती है तो उसे अजीब सा एहसास होता है। शुरुआत में वह भी उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन जब एडमंड अपने बालों को उस खास तरीके से छूता और मोड़ता है जो सिर्फ वह करता था, तो मर्सिडीज तुरंत समझ जाती है कि यह एडमंड ही है। एडमंड जानता है कि मोंटेग पैसों के लिए बेताब है, इसलिए वह उससे झूठ बोलता है कि उसने एक बड़ा खजाना पाया है और एक जहाज अगले दिन उसका 100 किलो सोना ला रहा है। वह मैजिस्ट्रेट विलफोर्ड से भी कहता है कि सारे कानूनी अड़चने हटा दें ताकि पुलिस की कोई दिक्कत न हो, लेकिन विलफोर्ड एक भ्रष्ट मैजिस्ट्रेट होता है जिसके पास स्थानीय पुलिस पर पूरा नियंत्रण होता है। एडमंड की बात सुनकर वह मोंटेग के साथ एक योजना बनाता है। वे तय करते हैं कि वे लोग खजाने को एडमंड तक पहुंचने से पहले ही चुरा लेंगे और सारा सोना अपने पास रख लेंगे। मोंटेग कहता है कि वह एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जो उनकी मदद कर सकता है। असल में ये 3 लोग वही होते हैं जिन्होंने वर्षों पहले षड्यंत्र करके एडमंड को फंसाया और जेल भेजा था, और अब एडमंड जानबूझकर उन सभी को एक जगह इकट्ठा कर रहा होता है। पार्टी के बाद मर्सिडीज चुपके से एडमंड की गाड़ी में घुस जाती है। रोते हुए उसे बताती है कि मोंटेग ने उसे धोखा दिया और कहा कि एडमंड को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। एडमंड डरता है कि यह सच उसके पूरे बदले की योजना को बिगाड़ सकता है, इसलिए वह मर्सिडीज से कहता है कि अभी के लिए वह यहाँ से चली जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि एडमंड का जहाज लूट लिया जाता है और यह काम मोंटेग के आदमी ने किया होता है। ये आदमी भी उन लोगों में से एक होता है जिन्होंने पहले एडमंड को जेल भेजने में भूमिका निभाई थी। एडमंड के अंदर बदले की आग जल उठती है। आदमी सोचता है कि उसने जहाज आसानी से लूट लिया, लेकिन जल्द ही पहरेदार आ
जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वह भागने की कोशिश करता है लेकिन एडमंड सामने आ जाता है। आदमी लड़ने की कोशिश करता है लेकिन एडमंड उसके गले में फांसी का फंदा डाल देता है और उसे मारने से पहले अपने असली रूप और नाम के बारे में बताता है ताकि वह जान सके कि वह क्यों और किस अपराध के लिए मर रहा है। अब एडमंड का अगला निशाना मैजिस्ट्रेट विलफोर्ड होता है। वर्षों पहले इसी मैजिस्ट्रेट ने नेपोलियन के पत्र के मामले में एडमंड को फंसाया था। विडंबना यह थी कि विलफोर्ड का पिता नेपोलियन का समर्थक था, लेकिन सत्ता की प्यास में विलफोर्ड अपने पिता को मार देता है और इस अपराध का दोष एडमंड पर डाल देता है, जिससे उसे जेल जाना पड़ता है। इस बार एडमंड चालाकी से बातचीत के दौरान विलफोर्ड को सब कुछ स्वीकार करने पर मजबूर करता है। विलफोर्ड यह सोचकर कि एडमंड के पास कोई सबूत नहीं है, सब कुछ स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि पुलिस पहले ही कमरे में सब सुन रही होती है और मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी बीच मोंटीग, जो अब दिवालिया हो चुका होता है, भागने की तैयारी करता है, लेकिन मर्सिडीज उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। वह उसे बताती है कि ऑल्बर्ट उसका नहीं बल्कि एडमंड का बेटा है। जब मोंटीग ने मर्सिडीज से शादी की थी तो वह पहले से ही गर्भवती थी। यही वजह थी कि उसने उसकी शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। मोंटीग गुस्से में चिल्लाता है लेकिन कुछ नहीं बदल पाता। वह उस किले की ओर भागता है जहां उसने चोरी किया हुआ सारा खजाना छिपा रखा होता है, लेकिन जब वह संदूक खोलता है तो वे रेत से भरे होते हैं। अंतिम संदूक में उसे केवल एक छोटा सा प्यादा मिलता है जिसे उसने पहले एडमंड को दिया था। तभी एडमंड भी उसके सामने आ जाता है और उसे देखकर मोंटीग सब कुछ समझ जाता है। गुस्से में वह तलवार से एडमंड पर हमला करने लगता है, लेकिन मोंटीग तलवारबाजी में उसका मुकाबला भी नहीं कर पाता। एडमंड आसानी से उसे बेअसर कर देता है और दीवार से जकड़ देता है। जैसे ही एडमंड उस पर अंतिम वार करने वाला होता है, तभी अल्बर्ट बीच में आ जाता है और कहता है कि वह अपने पिता को ऐसे मरने नहीं देगा। मोंटीग इस मौके का फायदा उठाकर चुपके से एक छिपी हुई बंदूक में गोली और बारूद भरने लगता है। तभी मर्सिडीज दौड़ती हुई आती है और एडमंड को रोक देती है। वह उसे बताती है कि अल्बर्ट उसका बेटा है और यह सुनकर एडमंड चौंक जाता है। इसी बीच मोंटीग अपनी बंदूक लोड करके एडमंड की तरफ तान देता है, लेकिन तभी जैकब तेजी से एक छुरा फेंकता है जिससे मोंटीग का निशाना चूक जाता है और गोली मर्सिडीज के कंधे में लग जाती है। मोंटीग इस भगदड़ का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एडमंड उसका पीछा करने लगता है। मोंटीग अपने घोड़े पर चढ़ता है और उस पर हमला करने लगता है। एडमंड की तलवार गिर जाती है और एक पल के लिए मोंटीग को लगता है कि वह जीतने वाला है, लेकिन अंत में एडमंड उसे नीचे गिरा देता है और घातक वार करके मार देता है। जब बदले की जलती हुई आग अंततः शांत हो जाती है तो एडमंड अपनी पत्नी और बेटे के साथ उस टापू पर लौटता है जहां उसने अपनी जिंदगी के 13 साल बिताए थे। वहाँ वह अपने गुरु अब्बे फारिया को याद करता है। अंत में वह टापू खरीद लेता है ताकि कोई भी वही दर्द न झेले जो उसने झेला था। अगर आपको हमारा यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।